Hello everyone, welcome back to your online class. Today topic is अमेरिकी संविधान सिद्धांत का उदय और इतिहास। इस क्लास में हम सिद्धांत का उदय और इतिहास पढ़ेंगे। जैसे कि आपको पता है हम फेडरेशन सिस्टम पढ़ रहे हैं, है ना। अमेरिकी संविधान में फेडरेशन सिस्टम, संघीय व्यवस्था। अब उस सिद्धांत का उदय कैसे हुआ, है ना, और उसका इतिहास क्या है, उसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, ये सब हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। ओके, फर्स्ट आप हेडिंग द डॉक्ट्राइन ऑफ इम्प्लाइड पावर्स, निहित शक्तियों का सिद्धांत। इसमें निहित शक्तियों के सिद्धांत को बढ़ावा दिया गया है। जैसे कि आपको पता है जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत संक्षिप्त है ना, उसमें ज़्यादा शब्द नहीं है, वो बहुत कम शब्दों में लिखा गया है। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट्स बातें हैं वो नहीं लिखी गई हैं। इवन उसमें ये भी नहीं लिखा है कि जो यूनियन है वो अपने काम को ढंग से कर सके, इतना सब कुछ भी अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है। तो इसमें ये लोग क्या करते हैं, संघीय शासन मतलब जो केंद्र सरकार है उन शक्तियों को इस आधार पर अपने हाथ में ले लेती है कि ये शक्तियाँ संविधान में दी गई मूल शक्तियों को क्रियान्वित हेतु आवश्यक है और इस दृष्टि से संविधान में निहित है। इसी आधार पर निहित शक्तियों के सिद्धांत का उदय हुआ है। इट मीन्स जो चीज़ें ज़रूरी हैं, है ना, उन पावर्स को जो केंद्र सरकार है अपने हाथों में ले लेती है। यही डॉक्ट्राइन ऑफ इम्प्लाइड पावर्स कहलाता है, निहित शक्तियों का सिद्धांत। नेक्स्ट वन इज कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ऑफ द थ्योरी, सिद्धांत का संवैधानिक आधार। अब ये जो सिद्धांत है उसका संवैधानिक आधार क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस। निहित शक्तियों का जो सिद्धांत है इसका उदय किसी कानून के अंतर्गत नहीं हुआ, मतलब ऐसा कोई कानून नहीं बनाया गया है, ठीक है, बल्कि ये क्या है, ये कस्टम है, परंपरा है, और जिसे बाद में जो सुप्रीम कोर्ट है उसके निर्णय के अनुसार मान्यता प्रदान की गई है। मीन्स अगर संघ सरकार किसी राइट को अपने हाथ में ले लेती है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट का राइट है कि सुप्रीम कोर्ट उसको देखे कि वो सही कर रही है या नहीं कर रही है, मतलब वो किसी भी तरीके से अपनी मनमानी नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये इसका संवैधानिक आधार है कि ये किसी कानून के अंतर्गत नहीं बल्कि परंपरा के आधार पर हुआ है, ठीक है। अगर बहुत सारे विद्वान ये भी कहते हैं कि इसका कोई संवैधानिक आधार ही नहीं है, ठीक है, हमें इसे अपनाना नहीं चाहिए, लेकिन इसको अपनाने के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। जैसे आर्टिकल 1 में लिखा गया है कि उपयुक्त शक्तियों की क्रियान्वित हेतु सभी आवश्यक और उचित कानूनों का निर्माण करने की शक्ति कांग्रेस को प्राप्त होगी। मतलब जो भी कानून बनने हैं और ठीक है उन सब कानूनों को कौन फॉर्म कर सकता है, कांग्रेस, ठीक है। जॉनसन एक राइटर हैं, उन्होंने इस बारे में कहा है कि निहित शक्तियाँ वे हैं जो संविधान के ढांचे के परिणाम स्वरूप विकसित हुई हैं। मीन्स जो संविधान का स्ट्रक्चर है उसी के अकॉर्डिंग ही वो डेवलप्ड हुई हैं, उन्हें ही हम निहित शक्तियाँ कहते हैं, इम्प्लाइड पावर्स, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ऑरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ द थ्योरी, सिद्धांत का उदय और इतिहास। अब इसका उदय कैसे हुआ इस सिद्धांत का, जैसे अमेरिका का संविधान एक निर्माती सभा ने बनाया था जो फिलाडेल्फिया सम्मेलन में बना था, ठीक है, फिलाडेल्फिया कन्वेंशन में। इसके दो पक्ष थे, फर्स्ट वन इज संघवादी फेडरलिस्ट एंड सेकेंड वन इज एंटी फेडरलिस्ट, संघवाद के विरोधी। मतलब एक ऐसे जो चाहते थे जो फेडरेशन बने और दूसरे ऐसे जो नहीं चाहते थे कि संघवादी बने। अब जो संघवादी थे, फेडरलिस्ट थे, वो केंद्र सरकार को ज़्यादा शक्ति देना चाहते थे, है ना, और जो एंटी फेडरलिस्ट थे वो केंद्र सरकार को कम शक्ति देना चाहते थे, ठीक है, वो उसकी शक्तियों को लिमिट में रखना चाहते थे। फिर 1890 में ही हैमिल्टन ने संयुक्त राज्य के एक बैंक की स्थापना का प्रस्ताव किया कि संयुक्त राज्य का एक बैंक होना चाहिए, मतलब केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बैंक होना चाहिए। अब इसका विरोध किया गया कि नहीं होना चाहिए ऐसा, लेकिन फिर जो कंक्लूज़न निकला उसके अकॉर्डिंग हैमिल्टन के विचार को मान लिया गया और एक केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक की स्थापना हो गई, ठीक है। अब फिर इसके बाद इस बात पर इशू अभी भी है कि निहित शक्तियों की बात सिद्धांत रूप में मान्य है या नहीं, मतलब जो निहित शक्तियाँ हैं वो सिद्धांत है या नहीं है, इस बात पर अभी भी विवाद चलता है। अब इस विषय में एक जज है वहाँ के मार्शल, उन्होंने एक डिसीज़न दिया था और उसमें कहा था यदि उद्देश्य उचित हैं और वह संविधान की सीमाओं के अनुकूल हैं तो वे सभी साधन
जो कि स्पष्ट रूप से उद्देश्य के अनुकूल हैं, जिनका कि संविधान में निषेध नहीं किया गया है तथा जो संविधान के शब्द और भाव के अनुकूल हैं, संवैधानिक हैं। मीन्स कोई भी ऐसे डिसीजन लिए जाएंगे जो अनुकूल का मतलब होता है उसके साथ में उस पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ रहा है ना। तो अगर कुछ ऐसा डिसीजन लिया जा रहा है जो संविधान के अकॉर्डिंग है ना, और उससे किसी का हार्म नहीं हो रहा, तो उसको कांग्रेस को लेने का राइट है। ठीक है, तो इससे ये प्रूव हो गया कि अब ये सैद्धांतिक रूप में भी इसका अस्तित्व है। इस प्रकार जो निहित शक्तियाँ हैं उन शक्तियों से जो संविधान द्वारा प्रदान मूल शक्तियों को पूरा किए जाने के लिए आवश्यक है। मतलब जो संविधान ने हमें शक्तियाँ दी हैं वो कब कंप्लीट होंगी, जब हम निहित शक्तियों का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में कहा था कि ये शक्तियाँ राज्यों के साथ बटी हुई नहीं हैं, वरन ये केवल राष्ट्रीय सरकार में निहित है। मतलब जो हम निहित शक्तियों की बात कर रहे हैं ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, केंद्र सरकार के पास, और ये राज्य सरकार के पास नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे, आप कुछ एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि निहित शक्तियों का किस किस तरीके से स्टडी की जा सकती है। फर्स्ट वन इज़ कांग्रेस को विदेशों के साथ, मतलब जो फॉरेन कंट्री हैं उनके साथ व्यापार करने की परमिशन है अकॉर्डिंग टू संविधान, लेकिन वो बैंकिंग प्रणाली, यातायात, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इन सब पे कंट्रोल भी करती है ना। और रेल व सड़क यातायात, टेलीग्राम, टेलीफोन कंपनियां, इन सब का भी मैनेजमेंट करती है। इनसे रिलेटेड पावर्स भी कांग्रेस के पास है। तो ये सब क्या है, ये निहित शक्तियाँ हैं। मतलब कुछ शक्तियाँ संविधान ने दी हैं और कुछ कांग्रेस के पास अपने आप आ गई है। ठीक है, जो कि ज़रूरी है, कंपलसरी है। इसी का एक और एग्जाम्पल है, संविधान ने कांग्रेस को सेना तथा जल सेना की स्थापना की शक्ति प्रदान की है। मतलब जो कांग्रेस है वो जल सेना और सेना की स्थापना कर सकती है, उसकी फाउंडेशन कर सकती है। ठीक है, लेकिन जो सैनिक हैं और सैनिक अकादमी है उनकी स्थापना भी कांग्रेस करती है। ये उसकी क्या है, निहित शक्तियाँ, मतलब उसने खुद से अपने पास कर ली हैं। ठीक है, इसी तरह संविधान के अकॉर्डिंग कांग्रेस के पास समाज कल्याण की साधना का दायित्व है कि वो समाज का भला करेगा। अब कांग्रेस ने अपनी शक्ति के अंतर्गत जो रोजगार है ना, वृद्धावस्था पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन, इन सब की व्यवस्था को भी अपने हाथ में ले लिया है। तो आप इस एग्जाम्पल से समझ गए होंगे ये निहित शक्तियाँ क्या हैं, क्योंकि अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन छोटा है ना, तो उसमें सारी बातें तो गिवन नहीं है। तो कुछ पावर जो ज़रूरी होती हैं ये अपने आप अपने हाथ में ले लेती हैं, लेकिन इस पे जो फाइनल कंट्रोल होता है वो किसका होता है, सुप्रीम कोर्ट का। ओके, नेक्स्ट वन इज़ रेस्ट्रिक्शन ऑन द इम्प्लाइड पावर्स, निहित शक्तियों पर प्रतिबंध। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो कांग्रेस है, ये राष्ट्रपति हैं, वो निहित शक्तियों का मिसयूज़ नहीं कर सकते, है ना। कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो सब कुछ लिखा हुआ नहीं है, बहुत सारी पावर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मनमाने तरीके से नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इन पर रोक लगा सकता है। अगर ये किसी ऐसी पावर की डिमांड करते हैं जो यूज़फुल नहीं है ना, तो सुप्रीम कोर्ट उस पावर को देने से मना कर सकता है। ठीक है, इस बारे में मोनरो एक राइटर है, उन्होंने कहा है, अपनी निहित शक्तियों की निर्णायक कांग्रेस नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय ऐसे विषयों का अंतिम निर्णायक है। ठीक है, मतलब जो पावर है वो कांग्रेस के पास नहीं है निहित शक्तियों के बारे में, वो किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। ओके, नेक्स्ट है अब आपका इम्पैक्ट ऑफ द थ्योरी, सिद्धांत के प्रभाव। अब इस सिद्धांत के प्रभाव क्या क्या है। अब जो निहित शक्तियों का सिद्धांत है, इसने अमेरिकी संवैधानिक व्यवस्था को बहुत महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। मतलब इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहा है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में, और इससे अमेरिकी संविधान और शासन व्यवस्था को महत्वपूर्ण दिशा मिली है। ठीक है, अब इसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले जैसे कि अमेरिकी संविधान को बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप विकसित होने में सहायता प्रदान की है। मतलब जैसे जैसे कंडीशन बदली है, सिचुएशन बदली है, उसके अकॉर्डिंग अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ है। जैसे आज से लगभग 216 साल पहले 1787 में 1787 में अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था। तो तब से लेकर अब तक सिर्फ 27 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं,
है ना। अब उस टाइम में आप सोच सकते हो कैसा टाइम पीरियड था, है ना। घोड़े बग्गी का ये लोग यूज़ करते थे, और आज का टाइम क्या है, आज का टाइम रॉकेट का है। तब भी वो कॉन्स्टिट्यूशन वर्केबल है, उस पर काम हो रहा है और सब कुछ अच्छे से चल रहा है। तो ये इसी का नतीजा है कि निहित शक्तियों के सिद्धांत को अपनाया गया है, मतलब जो पावर कंपलसरी है उनको अपना लिया जाता है, ठीक है। अगर ये बिल्कुल पक्की पे हो जाए कि हमें कोई चेंज ही नहीं करना, संविधान के अकॉर्डिंग चलना है ना, और हम निहित शक्तियों का यूज़ नहीं करेंगे, एडिशनल पावर्स का यूज़ नहीं करेंगे, तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट बन जाएगा कि हम पुरानी सोच के साथ इस समय में सर्वाइव कर पाएँ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, इस सिद्धांत ने केंद्रीय सरकारों को उन उत्तरदायित्वों को पूरा करने की क्षमता प्रदान की है जो संविधान ने उसे सौंपी थी। मतलब केंद्र सरकार को जो संविधान ने रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हैं वो पूरा कैसे कर सकते हैं, निहित शक्तियों से, ठीक है। क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इस सिद्धांत के आधार पर उन शक्तियों को प्राप्त कर लेता है जो मूल कर्तव्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक थी, ठीक है। वरना वो अपने जो बेसिक ड्यूटीज़ हैं उनको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे अगर वो निहित शक्तियों का यूज़ ना करें, क्योंकि जो टाइम पीरियड है वो काफ़ी चेंज हो चुका है। थर्ड वन इस सिद्धांत ने संघीय केंद्रीयकरण को जन्म दिया है। संघीय केंद्रीयकरण मतलब यूनियन सेंट्रलाइजेशन, मतलब जो संघ है वो केंद्र में है, सारी पावर्स किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है। जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने इकाइयों की सत्ता, मतलब जो राज्यों की पावर है, के प्रति अधिक जागरूक थे। वो उनका मानना था कि मतलब राज्यों को भी ज़्यादा पावर मिलनी चाहिए, ठीक है। इसी कारण उनके द्वारा अवशेष शक्तियाँ इकाइयों को प्रदान की गई है। मतलब अवशेष का मीन्स है जो बची हुई है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है कि कौन सी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, और बाकी की जो रिमेन पावर्स हैं वो सब किसको मिलेंगी, वो सब राज्य सरकार को मिलेंगी। लेकिन आज जो केंद्र इकाइयों की तुलना में अधिक शक्तिशाली हो गया है, लेकिन हम प्रेजेंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है, केंद्र के पास है, ठीक है। और इसका जो मेन रीज़न है वो क्या है, निहित शक्तियों का सिद्धांत ही इसका मेन रीज़न है कि आज जो वहाँ की यूनियन है उसको ज़्यादा पावर मिली हुई है, ठीक है। इसी सिद्धांत की वजह से न्यायपालिका की स्थिति को और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है, ने सर्वोच्च न्यायालय की इम्पोर्टेंस को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। अब इस पूरे डिस्कशन के बाद हम कह सकते हैं जो ये निहित शक्तियों का सिद्धांत है इसने अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन के डेवलपमेंट में बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाई है। ओके, आई होप अब क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।